एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है, और वीडियो के साथ में ही एक एक चीज को याद करके जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट अंकल थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है, एक साइंटिस्ट अंकल जिनका नाम जूलियस वॉन सैक्स था। उन्होंने 1860 में क्या किया, एक टेक्निक डेवलप की, है ना, और उस टेक्निक का क्या नाम है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में देखते हैं। देखो, नॉर्मली प्लांट क्या होता है, प्लांट मिट्टी में उगता है, सबको पता है। प्लांट कहां होता है, सॉयल में उगता है, ठीक है। अब सॉयल में क्यों उगता है, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट, मिनरल, जो भी खाना पीना चाहिए वो क्या है, सॉयल से उसको अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। ये बात हमें पता है बेसिक सी, ठीक है। मतलब हम ये मानते हैं कि प्लांट बिना सॉयल के, बिना मिट्टी के कहीं भी नहीं उग सकता। बट ये साइंटिस्ट अंकल ने क्या बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूं कि प्लांट को मैं बिना मिट्टी के उगा सकता हूं, ठीक है। अब इन साइंटिस्ट अंकल ने क्या किया, इन्होंने चेक कर लिया कि प्लांट जो है वो सॉइल से कौन से मिनरल ले रहा है ना, कौन से मिनरल ले रहा है, ऐसा थोड़ा सा इन्होंने आइडिया लगा दिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल से समझो, एक बाल्टी ली, बाल्टी को पानी से भरा, और उस पानी में, है ना, बाल्टी जो पानी से भरी है, उस बाल्टी में इन्होंने क्या किया, वो न्यूट्रिएंट डाल दिए, जो प्लांट सॉइल से अब्सॉर्ब करता था वो न्यूट्रिएंट इन्होंने डाल दिए, और उसमें क्या कर दिया, प्लांट को लगा दिया, है ना। अब प्लांट उस बाल्टी में जिंदा रह सकता है। इन्होंने ये दिखाया कि प्लांट उस बाल्टी में, उस पानी में जिंदा रह सकता है। मैंने बाल्टी का तो एग्जांपल दिया, इन्होंने थोड़ी एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ अच्छा ही बजट होगा इनका ना, हम तो नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर हम खाली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को रखें, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के, तो भी प्लांट क्या है, ग्रो कर सकता है। ये इन्होंने दिखाया बिना मिट्टी के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, बिल्कुल क्लियर बात है ना। अब देखो, इस टेक्निक का यूज क्या है, इस टेक्निक का फायदा क्या हुआ अपने को। देखो, फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में 10 एलिमेंट डाल दिए, 10 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ईटीसी 10 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक न्यूट्रिएंट को निकाल के देखते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, हमने कार्बन को वहां से निकाल दिया पानी में से। अब कार्बन के निकलने के बाद प्लांट की ग्रोथ में जो भी चेंजेस आए हमने नोट डाउन कर लिए, है ना। और दूसरी बारी में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया, हमने फास्फोरस को निकाल दिया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से। अब फास्फोरस के निकलने के बाद प्लांट में जो भी चेंजेस आए हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एलिमेंट के निकालने की वजह से कोई चेंजेस ही नहीं आया ना, प्लांट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से एलिमेंट प्लांट के लिए इसेंशियल है ना, और उनकी कमी से प्लांट में क्या हो रही है, कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ बीमारी आ रही है ना। तो हमने ऐसे अपने नोट डाउन कर लिया कि भाई ये एलिमेंट है जो प्लांट के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके निकलते ही प्लांट में गड़बड़ी आ रही है, प्लांट में दिक्कत आ रही है। तो यहां पे कंसेप्ट आता है क्या, इसेंशियल एलिमेंट का, इसेंशियल एलिमेंट का यहां पे कंसेप्ट आता है। अब देखो, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हुए हैं, 105, है ना। 105 एलिमेंट टोटल डिस्कवर हुए हैं, और 105 में से जो प्लांट है, प्लांट कितने अब्सॉर्ब करता है, प्लांट में कितने पाए जाते हैं, 60 से ज्यादा, मोर देन 60, है ना, मोर देन 60 आउट ऑफ 105 प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इतने ज्यादा 60 से ज्यादा प्लांट में पाए जाते हैं, तो इतने ज्यादा में से इसेंशियल, यानी इसेंशियल प्लांट के लिए इसेंशियल कौन से हैं, ये कैसे पता लगाएं, ठीक है। देखो, ये सारे एलिमेंट क्या है, प्लांट अब्सॉर्ब करता है, फास्फोरस भी, सल्फर भी, कैल्शियम भी, आयरन भी, निकल भी, गोल्ड भी, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है। अब इनमें से हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा प्लांट के लिए इसेंशियल है और कौन सा इसेंशियल नहीं है, तो इस पे थोड़ी बात करते हैं। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, है ना, कि किसी एलिमेंट को हम कब बोल सकते हैं कि वो इसेंशियल है ना। ऐसे क्या पैरामीटर हैं कि किसी एलिमेंट को हम इसेंशियल बोल सकते हैं। तो 3 पैरामीटर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि अगर कोई एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, अगर कोई एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है तो वो इसेंशियल होगा, है ना। मतलब क्या है कि उस एलिमेंट के बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए और नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल मान लो फास्फोरस है। अब फास्फोरस जो प्लांट के अंदर काम करता है वो और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यार फास्फोरस मान लो गाड़ी चलाता था और हमने कैल्शियम डाल दिया कि कैल्शियम भी थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेता है ना, ऐसा नहीं होगा। फास्फोरस का काम फास्फोरस ही करेगा प्लांट के अंदर। तो नॉन रिप्लेसेबल है और स्पेसिफिक है, ठीक है। और क्या है, मस्ट
मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, है ना। अगर कोई एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, है ना। कोई भी एलिमेंट कब इसेंशियल होता है, अगर वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है, फर्स्ट पॉइंट, है ना। उसके बिना लाइफ साइकिल प्लांट की कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट वो स्पेसिफिक है एंड नॉन रिप्लेसेबल है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, मेटाबॉलिज्म में। देखो मेरे को पता है आपने इस नजरिए से इस चैप्टर को कभी नहीं देखा होगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पूरा एनसीईआरटी को डिक्टेट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसेंशियल एलिमेंट्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, इसेंशियल एलिमेंट्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए इस बेसिस पे, और कौन से बेसिस पे कि उनका फंक्शंस क्या है, और किस बेसिस पे उनका फंक्शंस क्या है। तो पहले क्या देखेंगे, क्वांटिटी रिक्वायर्ड के बेसिस पे क्या होगा, और फिर देखेंगे फंक्शन के बेसिस पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले है क्वांटिटी रिक्वायर्ड, है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है। देखो इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 17 होते हैं, है ना। अब 70 में से जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो एलिमेंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो कौन से हो जाएंगे, मैक्रो एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स, वो हो जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स। बिल्कुल क्लियर है। और मैक्रो कितने होंगे, 9, और माइक्रो कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो इनको याद करते रहते हो आप, मेरे को पता है, पर इनकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो हमें केमिस्ट्री में पता है एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। देखो एस और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आए उनको डाल दो मैक्रो एलिमेंट में, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आए उनको डाल दो माइक्रो एलिमेंट में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट आए तो डाल दो मैक्रो में, और डी ब्लॉक के आए तो माइक्रो में। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, क्लब। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है क्लब। क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, क्लब यानी क्लोरीन एंड बोरोन, है ना। क्लोरीन एंड बोरोन नेचुरली किसके हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आने तो चाहिए थे मैक्रो में, बट ये आएंगे किसमें, माइक्रो में। एक एक्सेप्शन याद रखने। अब देखो एस या पी ब्लॉक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे किसके, एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो किसमें आ जाएंगे, मैक्रो में। और माइक्रो में डी ब्लॉक के निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सारे किसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। और क्लब अपनी एक्सेप्शन है, होने चाहिए किसमें, मैक्रो में, क्योंकि ये पी ब्लॉक के हैं, पर आएंगे किसमें, माइक्रो एलिमेंट्स में। अब देखो हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड फिनिश कर चुके हैं ना। मैं कौन से किए, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। 4 टाइप के दिए हुए, कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, और कौन से एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, और कौन से एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ऑल्टर करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो इसको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, तो ऐसे याद रख लेना कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन है, तो मेरा आंसर भी यही है कि कौन है, कौन मतलब CHON, कौन। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है एनर्जी रिलेटेड। देखो एटीपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है, तो एनर्जी का पी तो ये याद आ गया, है ना। मैग्नीशियम का ऐसे याद रखना, ये क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है और वो सब होता है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का रिलेशन होता है, तो ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना। मैग्नीशियम कहां पे है, क्लोरोफिल में है, और क्लोरोफिल में हमें पता है क्या, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है क्या, एनर्जी का लेना देना होता है। तो ये मैग्नीशियम और फास्फोरस अपने क्लियर है। नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर, है ना। वैसे ये एक्टिवेटर ही दिए हुए, है ना। मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करेगा, देखो Mg+2 किसको एक्टिवेट करता है, फोटो, फिर से वही याद रखना है, मैग्नीशियम कहां होता है, क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल में क्या है, अपनी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम होते हैं, रूबिस्को किस में होता है, C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में कौन सा होता है, पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। तो मैग्नीशियम Mg+2 किसको एक्टिवेट करेगा, रूबिस्को एंजाइम को और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम का हमेशा किससे याद रखना है कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के अंदर, और क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का लेना देना, ठीक है, क्योंकि होता ही ना एनर्जी का लेना देना। और दूसरा कैसे याद रखेंगे कि
कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में होती है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में दो एंजाइम होते हैं, रूबिस्को C3 प्लांट में और पेप कार्बोक्सिलेज होता है अपना C4 प्लांट में। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है Zinc+2, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। Zinc+2 किसको? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। और मोलिब्डेनम तो सबको पता ही होता है किसको एक्टिवेट करता है? नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है ना। और ये है क्या है, जो पोटेशियम जो है वो किसको ऑल्टर करता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। सिंपल सी बात है, पोटेशियम का लेना देना किसके साथ होता है? स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग से याद आ जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखो एक टॉपिक आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी प्लांट को सिर्फ 10 ग्राम चाहिए, ठीक है। कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है और वो प्लांट को सिर्फ कितना चाहिए? 10 ग्राम चाहिए। बट अगर किसी कारणों की वजह से, किसी रीजंस की वजह से उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन 10 से ज्यादा हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, तो क्या होगा? उस प्लांट को वो नुकसान करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? वो उस प्लांट का नुकसान करने लग जाता है, वो उस प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। अब वो हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं कि आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कब टॉक्सिक हो ना, हमसे पैरामीटर पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से अगर प्लांट का जो ड्राई वेट है, प्लांट का ड्राई वेट 10% तक रिड्यूस हो रहा है, देखो नुकसान होगा तो वेट क्या होगा? डिक्रीज ही होगा ना। जब हम भी बीमार होते हैं हमारा वजन कम होता है, तो है ना, ड्राई वेट अगर प्लांट का उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से 10% तक रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक। हम उसको बोल सकते हैं टॉक्सिक। देखो ड्राई वेट इसलिए देखते हैं, हम वेट वेट क्यों नहीं देखते? क्योंकि सिंपल सी बात है, वेट वेट में क्या आ जाएगा? पानी भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। तो वाटर तो गर्मी होने की वजह से, धूप की वजह से भी तो उड़ सकता है, तो इसलिए हम ड्राई वेट देखते हैं। और टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसका? मैंगनीज टॉक्सिसिटी। देखो मैंगनीज क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैंगनीज टॉक्सिसिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या है? मैंगनीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से प्लांट का नुकसान हो रहा है। प्लांट का क्या नुकसान हो रहा है? कि मैंगनीज के इंक्रीज होने से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो ये सीधा सीधा प्लांट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो अब मैगी याद करो, मैगी पहले कितने की आती थी? 5 रुपए की आती थी, फिर 10 की हुई, फिर 12-13 की, और अब तो ज्यादा की आने लगी शायद, ठीक है। तो क्या है उसमें जो मैगी की अमाउंट है ना वो उतनी है, बट उसकी मनी जो है, उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। मतलब मनी ज्यादा, मनी यानी मैग्नीज ज्यादा, मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम, फिर भी मैगी कम, है ना। फिर से आयरन अपना, और मैगी से मैग्नीशियम, और कम से कैल्शियम, ठीक है। मनी ज्यादा फिर भी मैगी कम। बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। अब देखो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में छोटी छोटी, इनको एक साथ में सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से निपटा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? डिले इन फ्लावरिंग। देखो कहीं पे डिले होने मतलब हम कहीं पे जाने से लेट हो रहे हैं। डिले मतलब कहीं पे जाने पे लेट हो रहे हैं, मतलब हम ये सब डिले होना, लेट होना, जल्दी पहुंचना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये कहां पे पढ़ते हैं हम? फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना। डिले मतलब देरी, और देरी से पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम कहां पे पढ़ते हैं? मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वो सब में। तो मोशन, डिले मतलब मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। देखो इसको सिंपल है, बिल्कुल एक एक चीज याद करवा दूंगा ट्रिक की हेल्प से। देखो नेक्रोसिस में क्या आ रहा है? नेक आ रहा है। नेक मतलब गर्दन, तो गर्दन पे क्या दी जाती है? फांसी। तो पहली चीज क्या है? नेक मतलब गर्दन, गर्दन पे दी जाती है फांसी, मतलब किसी की डेथ हो रही है। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू। सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो किसी की जब डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं कि कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, ठीक है। कब, क्यों, कैसे मरा, ठीक है। जब किसी की डेथ होती है तो हम क्या पूछते हैं? कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा। कब, क्यों, कैसे मरा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इनहिबिट सेल डिवीजन। देखो नाम से ही पता लग रहा है इनहिबिट सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन पे रोक लग चुकी है, सेल आगे डिवाइड नहीं हो पा रही, मतलब आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही, है ना। तो सिंपल सी बात है। देखो जो स्मोकिंग होती है, आपको पता है स्मोकिंग बॉडी के लिए कितनी हानिकारक, कितनी हार्मफुल है ना। तो स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी ग्रोथ रुक सकती है ना। स्मोकिंग हमको पता है कितनी हार्मफुल है। स्मोकिंग करने से बॉडी की सेल डिवीजन यानी सेल की ग्रोथ या बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। तो स्मोकिंंग से याद आ जाएगा SMOKN, है ना, स्मोकिंग, ठीक है। S से सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट। देखो आप जो भी काम कर रहे हो, आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो सब कुछ आप खुद के लिए, अपने लिए करना चाहते हो ना। देश के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, देश के
लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। देश का बेनिफिट कैसे करना है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो देश का बेनिफिट कैसे करना है ये सिर्फ एक टाइप के लोगों को पता है। कौन से? सेना के लोग। सेना यानी आर्मी के लोग, जो बॉर्डर पे जवान है, वो असली देश का बेनिफिट करते हैं, है ना। असली बेनिफिट करना किसको आता है? सेना के लोगों को आता है। तो हमें उनसे, सेना के लोगों से सीखना चाहिए कि देश का बेनिफिट कैसे करना है। तो बेनिफिट करना किससे सीखो? सेना से सीखो, सेना से सीखो। से सिलीनियम, ऐसे क्या? सोडियम, ये क्या है? सिलिकॉन, ये है कोबाल्ट। तो बेनिफिशियल सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एलिमेंट। देखो बहुत आसान ट्रिक है। जब भी क्रिटिकल टाइम आता है, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम के 3 दिन या 4 दिन जब नीट के रह जाएंगे, मतलब आपका क्रिटिकल टाइम आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? आपको पता ही है क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहा धो के पूजा करनी चाहिए। नहा के पूजा, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल टाइम में नहा के पूजा करनी चाहिए। मतलब क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हो जाएंगे अपने क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। देखो यार, क्लोरोसिस में तो मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मेरे को खुद अपनी ट्रिक में क्लोरोसिस वाली में मजा नहीं आता। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मजेदार है। बाकी तो ठीक है, अच्छी है, पर ये थोड़ी मजेदार नहीं लगती। पर फिर भी अब स्किप तो कर नहीं सकता, तो बतानी तो पड़ेगी, है ना। तो क्लोरोसिस की क्या है? देखो, नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल, है ना। मतलब नहाने के मग में मोबाइल गिर गया था और दोबारा फिर से गिर गया, तो नहाने के मग में फिर से जाने दिया मोबाइल। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। देखो ट्रिक्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऐसी ट्रिक बनाई ही नहीं है जो आपको भूल जाए। मतलब लॉजिकल ट्रिक्स बनाई है, देखते ही याद आ जाएगी, पर एक रिवीजन करना तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ना, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। सबसे पहली ट्रिक है जिंक के लिए। देखो किसी भी कार में ऑक्स केबल बहुत जरूरी होती है। ऑक्स केबल सबको पता है ना, फोन में कनेक्ट करके, जो वो वायर सी होती है, फोन में कनेक्ट करके जो गाने चलाते हैं, तो वो कार में बहुत जरूरी होती है। जरूरी होती है ऑक्स केबल कार में। जरूरी से हमें याद आएगा जिंक, ऑक्स से याद आएगा ऑक्सिन फॉर्मेशन, और कार से याद आएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। मतलब जो जिंक है वो क्या क्या करेगा? ऑक्सिन की फॉर्मेशन करेगा, और क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में दिया हुआ है एक ही पॉइंट, कॉपर क्या करता है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि कॉपर में से ये ईआर को याद रखता था, ईआर, और ये इधर ओवरऑल में ईआर मैच करा देता। देखो इसको बोल के देखो, कॉपर ओवर, तो ये मैच हो जाता था ईआर ईआर। कॉपर क्या करता है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बोरोन के ऊपर। देखो बोरोन से क्या याद आएगा अपने को? कि हम बोर हो रहे हैं। बोरोन से याद आएगा कि हम बोर हो रहे हैं। तो जब हम बोर हो रहे हैं तो हमें कहां घूमने जाना चाहिए? सीपी यानी कनॉट प्लेस। हम बोर हो रहे हैं तो हमें घूमने जाना चाहिए सीपी यानी कनॉट प्लेस। तो सी से क्या क्या बनेगा हमारे पास? देखो सी से कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, और क्या बनेगा? सी से पकड़ लो कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और क्या बनेगा? सी से सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बोरोन ये 3 काम कराएगा, और क्या कराएगा? सीपी। पी से क्या आएगा हमें याद? पोलन जर्मिनेशन। तो ये है बोरोन के फंक्शन, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये है एक कटायन अनायन बैलेंस की। कटायन और अनायन बैलेंस कौन कौन कराते हैं, ये एक जगह पे कर लेते हैं। देखो कटायन और अनायन, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 भाई हैं। कटायन और अनायन 2 भाई हैं, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना। तो जुड़वा भाई हैं तो दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है, मतलब एग्जाम में बिल्कुल सेम नंबर लाने हैं। तो एग्जाम में बैलेंस बनाना है मतलब सेम नंबर लाने हैं, तो दोनों को आपस में नकल मारनी पड़ेगी। तो नकल की स्पेलिंग यहां है NaKCl। दोनों को, कटायन और अनायन दोनों को एग्जाम में बैलेंस बनाना है मार्क्स का, तो नकल मारनी पड़ेगी। मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन कराएंगे कटायन और अनायन बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि मैंने कल पानी, ठीक है, मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर। फेकूलाल जैसे कुछ भी होता है ना, रामलाल, श्यामलाल, ऐसे ही कोई बंदा है फेकूलाल। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। लाल मतलब रेड, रेड मतलब रेडॉक्स। मैंने कल पानी फेकूलाल के ऊपर फेंक दिया। तो मैंने कल पानी मतलब वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे? मैंगनीज और क्लोरीन। यहां पे 2 ट्रिक है ये। वाटर स्प्लिटिंग कौन कराएंगे? मैंगनीज एंड क्लोरीन। और फेकूलाल, लाल से हमें याद आया रेडॉक्स, है ना। लाल से याद आया रेड, रेड से रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में किसका लेना देना होगा? आयरन का एंड
कॉपर का। मैंने कल पानी फेंकू लाल के ऊपर फेंक दिया। वाटर स्प्लिटिंग मैग्नीज एंड क्लोरीन, लाल से याद आया रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन में लेन देन होगा आयरन और कॉपर का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कौन यूज होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में होता है मैग्नीशियम। इसको कैसे याद रखना है? बहुत सिंपल सा लॉजिकल ट्रिक्स है। देखो क्लोरोफिल सुनते ही याद आएगा कलर, क्लोरोफिल मतलब कलर। अब घर पे कलर करवाना है, घर पे अगर कलर करवाना है तो कलर बार बार तो होता नहीं घर पे, तो एक ही बार करवाना है तो महंगे वाला करवा लो, अच्छे वाला महंगे वाला करवा लो। तो कलर करवाना है तो महंगे वाला करवा लो। इससे याद आ जाएगा क्लोरोफिल का आते ही, क्लोरोफिल का क्वेश्चन आते ही आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, अब तो हो गए अपने ट्रिक्स वाले कवर। अब है अपने बिल्कुल कॉमन सेंस वाले, जैसे नाइट्रोजन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, सबको पता है। न्यूक्लिक एसिड में होता है, सबको पता है। विटामिन, हार्मोन, फिर भी अगर आपको इसमें लॉजिक ना मिले तो एन 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 पकड़ लेना। जैसे प्रोटीन में एन है, न्यूक्लिक एसिड में एन है, विटामिन में एन है, हार्मोन में एन है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और फिर से एक कॉमन सेंस का, जैसे फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में होता है, इसको कुछ याद नहीं करना। न्यूक्लिक एसिड में क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप है, वहां पे फॉस्फोर होगा, है ना? ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एटीपी रिलेटेड रिएक्शन, अब एटीपी, यहाँ पे एटीपी में ही फॉस्फोरस आ रहा है तो यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में होगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की, तो वहां पे फॉस्फोरस होगा, कॉमन सेंस है, कुछ याद नहीं करना, है ना? लास्ट है देखिए कैल्शियम, कैल्शियम सेल वॉल में होता है। सेल वॉल में मिडल लैमेला किसका होता है? कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है ना? तो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, ये भी कॉमन सेंस था। अब देखो इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट को लेके एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, ठीक है। अब उसको हम यहां पे करेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगी, चीजें अच्छे से समझ भी नहीं आएंगी, वो काम आ जाएगा कि टच करके बस भागने वाली बात आ जाएगी, है ना? तो इसीलिए उस चीज को, ट्रांसपोर्ट वाली चीजों को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना, ट्रांसपोर्ट वाले ही टॉपिक में करेंगे, उसी चैप्टर में करेंगे, है ना? वो टच करके भागने में फिर मजा नहीं आता, चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आती। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि इस टॉपिक में आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो इस चैप्टर में, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन और अनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इतना ज्यादा नाइट्रोजन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, कि ऐसा क्या खास बात है नाइट्रोजन में जो प्लांट फिजियो में हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? सिंपल सी बात है। अब देखो हमें पता है नॉर्मल हमें जीने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, हमें चाहिए। और ऐसे ही प्लांट को भी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, है ना? प्रोटीन्स चाहिए। अब प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स हमें पता है किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। अब इसके नाम में ही आ रहा है अमीनो, तो मतलब यहां क्या होगा? अमीनो ग्रुप होगा, अमीन ग्रुप होगा। और अमीन ग्रुप में क्या है? नाइट्रोजन है ना? नाइट्रोजन है। तो अमीनो एसिड में क्या होती है? इसेंशियली क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। मतलब सीधा मतलब क्या है? प्रोटीन में भी क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिएगा? हमें नाइट्रोजन चाहिएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो मैं बेसिक रोड मैप बता देता हूं, इसके बाद हम फिर वो डिटेल वाला कर लेंगे, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले एक बेसिक रोड मैप में अपनी कंफ्यूजन से क्लियर हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है N2 के रूप में, है ना? एटमॉस्फेयर में, आसमान में बोल लो सिंपल शब्दों में, ये हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? ये जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? अमोनिया में। इसको कन्वर्ट करना है अमोनिया में। अब अमोनिया इसके बाद कहां कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्राइट आयन में, है ना? अमोनिया की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई और ये कन्वर्ट हो गई नाइट्राइट आयन में, ये कन्वर्ट होगी नाइट्राइट आयन में, ठीक है। अब नाइट्राइट आयन की फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट आयन में, ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट आयन में, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे मजे की बात है कि ये जो नाइट्रेट आयन है इसको क्या करेगा? प्लांट अब्सॉर्ब कर लेगा। इसको क्या करेगा? प्लांट अब्सॉर्ब कर लेगा। कहां से अब्सॉर्ब करेगा? हमें पता है कहां से अब्सॉर्ब करेगा? रूट्स में, है ना? ये मिट्टी में अवेलेबल है और प्लांट ने इसको रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब कर लिया, है ना? अब ये नाइट्रेट आयन क्या है? प्लांट में जा चुका है, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं। यहां पे देखो ये प्लांट है, ये अपना प्लांट है, ठीक है। अब क्या हुआ? जो ये नाइट्रेट आयन फॉर एग्जांपल यहां बना था, ये पूरी प्रोसेस है। नाइट्रेट आयन अपना यहां बना और ये प्लांट के अंदर रूट्स के थ्रू आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ऊपर पहुंच गया, कहां पे? लीव्स में पहुंच गया। अब ये नाइट्रेट आयन प्लांट्स की लीव्स में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा? जो ये रिएक्शन हमने किया ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट चला दो कि नाइट्रेट
नाइट्रेट आयन से क्या बन जाएगा, NO2 माइनस नाइट्राइट बन जाएगा। फिर इससे क्या बन जाएगा, इधर अमोनिया बन जाएगा। फिर अमोनिया से यहां पे मजे की बात है, अमोनिया से क्या बनेगा, अमोनिया से बनेगा NH4+ है ना, अमोनियम आयन बनेगा, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन से क्या बनेगा, इधर प्लांट के अंदर अमोनियम आयन से क्या बनेंगे, अपने अमीनो एसिड। और ये अमोनियम आयन से अमीनो एसिड कैसे बनेंगे, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, हम अपने नाइट्रोजन वाले में अपने फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, अमीनो एसिड चाहिए था। और अमीनो एसिड से क्या बनेंगे, आगे प्रोटीन बनेंगे। हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था अमीनो एसिड, तो हम नाइट्रोजन से N2 से कहां पहुंच चुके, अपने अमीनो एसिड पे पहुंच चुके। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हमें फाइनली लीव्स में NH4+ अमोनियम आयन बनाना था तो हमने डायरेक्ट यहां पे क्यों नहीं बनाया, है ना। हम डायरेक्ट यहां NH4+ बना के डायरेक्ट अब्सॉर्ब कराते थे। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जो NH4+ होता है वो ज्यादा देर तक प्लांट में नहीं रह सकता, है ना। NH4 ये अमोनियम आयन जो होता है ये ज्यादा देर तक प्लांट में नहीं रह सकता, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमें नाइट्रेट आयन की फॉर्म में यहां से ये अब्सॉर्ब कराना पड़ता है। तो ये बेसिक रोड मैप अपना क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सिंपल सी चीजें हैं कि जो हमने ये N2 से अमोनिया बनाई, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये अभी आगे हम नाइट्रोजन साइकिल करेंगे, उसमें सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। देखो यहां हमारे पास ये क्या है, एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देना है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देना है। इस नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट कर देना है। और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं हम, N2 फिक्सेशन, ठीक है। अब ये N2 फिक्सेशन जो है ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है या इंडस्ट्रियल भी हो सकती है। बायोलॉजिकल कैसे होगी हम आगे बात करेंगे, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और इंडस्ट्रियल मान लो हेबर प्रोसेस जो होती है, इंडस्ट्री में हेबर प्रोसेस होती है, उससे हो सकती है। बायोलॉजिकल भी इंडस्ट्रियल भी। ये नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या है, N2 फिक्सेशन। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब वही हमने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था बिल्कुल वही कर रहे हैं कि अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नाइट्राइट आयन में। ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्राइट आयन में। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, अमोनिया की हुई ऑक्सीडेशन। और ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है। अब क्या होगा, इस नाइट्राइट आयन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेट आयन, ये बन जाएगा नाइट्रेट आयन। और ये कौन सा बैक्टीरिया करेगा, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये कौन सा बैक्टीरिया करेगा, नाइट्रोबैक्टर। बिल्कुल क्लियर बात है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, नाइट्रेट आयन को कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, रूट्स के थ्रू प्लांट में चला जाएगा, ठीक है। ये जो नाइट्रेट आयन है ये रूट्स के थ्रू कहां चला जाएगा, ये प्लांट में चला जाएगा, ये प्लांट में चला जाएगा, प्लांट के अंदर चला गया। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब जरूरी तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारा का सारा नाइट्रेट आयन प्लांट में चला जाए, जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत तो बच जाएगा ना सोयल, है ना, थोड़ा बहुत तो बच जाएगा सोयल में। अब वो सोयल वाला जो बच गया थोड़ा बहुत, जो प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब कौन कर रहे हैं, सब बैक्टीरिया ही कर रहे हैं, ये भी बैक्टीरिया कर रहे हैं, सब ये बैक्टीरिया कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट किस में चला गया, N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, देखो अब अपनी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटम है अपने कहां पे घूम रहे हैं, अभी प्लांट में है। और प्लांट में हमने किया था ना, क्या है, उसके अमीनो एसिड बनेंगे, फिर प्रोटीन अपना प्लांट वो बनाता रहेगा, ठीक है। अब देखो प्लांट के साथ अब दो है, प्लांट के साथ अब दो पॉसिबिलिटी है, प्लांट के साथ अब दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये प्लांट क्या है, डेड, मर जाएगा, है ना, इसका जब बूढ़ा होगा, इसकी हो जाएगी, है ना, एज होगी इसकी पूरी, या तो ये मर जाएगा, या इस प्लांट को क्या है, एनिमल खा लेगा, या इस प्लांट को एनिमल खा लेगा, या इस प्लांट को एनिमल खा लेगा, ठीक है। पर यहां पे फाइनल रिजल्ट क्या है, दोनों के दोनों, प्लांट मरे, ये एनिमल भी तो कभी बूढ़ा होके मरेगा, तो प्लांट मरे या एनिमल मरे, दोनों किसमें कन्वर्ट होंगे, डिकेइंग बायोमास में। दोनों किसमें कन्वर्ट होंगे, डिकेइंग बायोमास में, ठीक है। ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास सिंपल सा है, कोई भी प्लांट या एनिमल मरता है, उसको डीकंपोजर जब डीकंपोज करेंगे वो होता है डिकेइंग बायोमास, ठीक है। अब अपनी नाइट्रोजन कहां घूम रही है, डिकेइंग बायोमास के अंदर है, डिकेइंग बायोमास के अंदर, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया
क्या करेंगे, इस डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन छुपी हुई है उसको क्या करेंगे, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, देखो ये चीज जो हमने की ना, ये वाली चीज है, ये वाली चीज जो की हमने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसे साथ साथ लिखने में, जल्दी लिखने में खराब आ रही है, पर काम चला लेना। ये है अपनी नाइट्रिफिकेशन। और जो ये नाइट्रेट आयन, बचा हुआ नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया था, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये हो गया अपना डीनाइट्रिफिकेशन। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखो थर्ड, यहां पे डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, इसको क्या बोल देंगे, देखो अमोनिया बन रहा है तो क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन। ये होगी अमोनिफिकेशन, ये होगी अमोनिफिकेशन। एक एक बात क्लियर है। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन, ये अमोनिया, अमोनिया का नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये नाइट्रेट का, नाइट्रेट आयन का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना है डीनाइट्रिफिकेशन। और क्या है, डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में गई, इसका क्या है, अमोनिफिकेशन। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, थोड़ा आप उसमें कंफ्यूज हो जाए कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, उसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये वाली नाइट्रोजन है डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ उस वो जो डायग्राम है उसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये वाली नाइट्रोजन डायरेक्ट इसमें नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं। अब देखो ये बैक्टीरिया के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ही क्लियर कर लेते हैं। देखो नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। और डीनाइट्रिफिकेशन कौन, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बहुत आसान और मजेदार ट्रिक है। देखो फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। ठीक है, सिम्बा ने बार्बर से बाल कटाए और बिना पैसे दिए फरार हो गया। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। अब देखो ये तो अपना आ गया फ्री लिविंग और ये सिम्बायोटिक। देखो फ्री से फ्री लिविंग और सिम्बा से सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग में देखो बार्बर के फर्स्ट 3 लेटर पकड़ लेने हैं। बी से बिजरेनकिया, ए से एजोटोबैक्टर, आर से रोडोस्पाइरिलम। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन सा एरोबिक होगा, कौन सा एनएरोबिक होगा। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहां से ऑक्सीजन आ रही है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो यहां से ऑक्सीजन आएगी, जो तो पहले नंबर पे है उसको ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी और जो दूसरे पे है उसको भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। पर तीसरे तक क्या हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन को खा गए, तीसरे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या है कि बिजरेनकिया और एजोटोबैक्टर हुए एरोबिक और आर से रोडोस्पाइरिलम हुआ एनएरोबिक। अब इसमें आ जाते हैं सिम्बायोटिक। देखो सिम्बा हुआ फरार, सिम्बा से सिम्बायोटिक और फरार में क्या है, 2 लेटर पकड़ लेने हैं, एफ से फ्रैंकिया और आर से राइजोबियम। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो फ्रैंकिया एंड राइजोबियम है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे ये सिर्फ तब सिम्बायोटिक है, अदरवाइज ये फ्री लिविंग होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो घिसा पिटा सबको ही पता होता है कि सयानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, कौन से, नोस्टोक एनाबिना, फ्री लिविंग है। ये सबको पता ही होता है, लगभग बैक्टीरिया में ही कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इससे बिल्कुल ही क्लियर रहना है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राइजोबियम होता है वो रोड शेप्ड होता है ना, आर फॉर राइजोबियम, आर फॉर रोड शेप्ड। सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, राइजोबियम रोड शेप होता है और कहां पे होता है, लेग्यूम्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, और जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया वो नॉन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक एक चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो ये है प्लांट की रूट्स। ठीक है, ये है प्लांट की रूट्स। ये रूट्स में क्या है, सेल है, ये रूट्स की सेल है। अब हमें पता है प्लांट्स की रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये सीधे सीधे देखो, बिल्कुल सीधे सीधे क्या है, ये रूट हेयर्स हैं। और रूट हेयर्स के बाद बाहर क्या है, इधर सोयल पार्टिकल, बाहर क्या है, मिट्टी है ना। हमें पता है ना कि रूट हेयर्स के थ्रू जो प्लांट है वो मिट्टी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इन सोयल पार्टिकल्स के साथ साथ मिट्टी में क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया ने क्या किया, इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरिया ने रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। तो बैक्टीरिया ने जब इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट
इन्फेक्ट किया तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया। ये रूट हेयर इन्फेक्शन की, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया, हुक शेप बन गया, कर्ल कर गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब ये कर्ल का तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंट्री लेने लग गया। बैक्टीरिया इसके अंदर प्लांट के अंदर, प्लांट के रूट हेयर्स के थ्रू, प्लांट रूट के अंदर एंट्री ले रहा है। ठीक है, और इसने एंट्री लेते ये क्या बना दी, देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब इस थ्रेड के थ्रू क्या है, बैक्टीरिया एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जब अंदर पहुंचेंगे, ये रूट्स की सेल में पहुंचेंगे तो कहां पहुंचे, ये कोर्टेक्स में पहुंचे। ये कहां पहुंचे, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए। ठीक है, अब इनर कोर्टेक्स में जाके, इन बैक्टीरिया ने क्या किया, मॉडिफिकेशन की, और ये कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, है ना। फिर से समझते हैं, बैक्टीरिया ने इधर रूट्स में एंट्री की और एंट्री करके कहां गए, वो कहां गए, इनर कोर्टेक्स में गए, और इनर कोर्टेक्स में जाके ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया थे ये मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई होकर कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए। ठीक है, अब बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल, प्लांट रूट में क्या होती है, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल जो होती है उनकी डिवीजन कराएंगे। ठीक है, जो ये बैक्टीरियोइड्स हैं ये प्लांट रूट में कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स की डिवीजन कराएंगे। ठीक है, अब डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, किसकी, पेरिसाइकल सेल की और कॉर्टिकल सेल की। तो बहुत ज्यादा डिवीजन और बहुत ज्यादा ग्रोथ की वजह से क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे ना। एक जगह पे बहुत सारी सेल, ऐसे एक सेल बहुत ज्यादा डिवीजन करे तो क्या है, नोड्यूल्स जैसे बन जाएंगे, ये नोड्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इन नोड्यूल्स का यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट, कि ये जो नोड्यूल बनेंगे इनका जो प्लांट रूट है उसके साथ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन होता है। अब आपको पूछना चाहिए कि हमने नोड्यूल तो बना लिए, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे बने, पर इन नोड्यूल्स का प्लांट में काम क्या है, मतलब प्लांट ने और बैक्टीरिया ने ये बनाए क्यों। तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर चुके ना, क्या होती है, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम, जो सिंपली क्या होता है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजिनेस क्या करेगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिंपल सी बात है। पर यहां पे एक ट्विस्ट होता है, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ना, वो ऑक्सीजन से बहुत डरता है, मतलब जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता, है ना। जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनेस को क्या करना है, बचाना है, तो उसको बचाने के लिए भी नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, नाइट्रोजिनोस के आसपास भी ये ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से था। अब देखो एनसीईआरटी में ये एक रिएक्शन दी हुई है, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंपल सा क्या होता है, नाइट्रोजन का N2 का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो N2 यानी दो नाइट्रोजन के एटम यहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 16 एटीपी का यूज हो रहा है। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक नाइट्रोजन का एटम, या ऐसे पूछ लिया जाए कि एक अमोनिया, है ना, यहां पे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं, कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाने के लिए कितने एटीपी का यूज होगा, सिंपल सी बात है 8 एटीपी का, है ना। दो के लिए कितना हो रहा है 16, तो एक के लिए कितना होगा 8 एटीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमने बात की थी कि प्लांट की लीव्स में क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन से हमें क्या बनाने थे, अमीनो एसिड्स बनाने थे, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वैसे बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, क्या, रिडक्टिव अमाइनेशन और दूसरी क्या है, ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, ये आपको रिडक्टिव वाला तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा कि अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, यहां एनर्जी का यूज होता है, रिएक्ट करके क्या बना देगा, ग्लूटेन
ग्लूटामिक एसिड बना देगा। और एंजाइम कौन सा यूज होगा, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ग्लूटामिक एसिड बना देगा। किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और सेकंड है ट्रांस अमाइनेशन, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे। ठीक है, देखो ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप की हमको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। ठीक है, देखो ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक कीटो एसिड। अब आपको पूछना चाहिए कि ये अमीनो एसिड कैसे, तो हमने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में किया था कि अमीनो एसिड क्या होता है, कार्बन पे एक अमीन ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और एक कुछ भी हो सकता है, ये होता है अमीनो एसिड। और ये कीटो ग्रुप कैसे है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन में होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये है एक कीटो एसिड। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस अमीनो एसिड पे ये अमीनो ग्रुप है ना, ये सीधा सीधा ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा, है ना। ये अमीनो एसिड यहां से ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा। ठीक है, देखो R1 वाला क्या था, अमीनो एसिड था, अब यहां ट्रांसफर हो गया तो R1 वाला क्या बन गया, कीटो एसिड बन गया, है ना। R1 वाला इसके जैसे बन गया और ये क्या बन गया, अब ये वाला क्या, R2 वाला क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, है ना। तो ऐसे ऐसे हम नए अमीनो एसिड बना सकते हैं। देखो हमने एक सिंपल सी बात की थी कि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में क्या होती है, अपनी नाइट्रोजन होती है, ये भी बात हमने की थी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम अमीनो एसिड की बजाय अमाइड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसफर करें तो हमें फायदा रहता है। क्यों फायदा रहता है, क्योंकि अमाइड्स में, है ना, अमीनो एसिड की कंपेरिजन में अमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन जा पाती है, ज्यादा नाइट्रोजन ये कैरी कर पाता है। ठीक है, और कौन से अमाइड्स दिया, एस्पेरेजिन दिया हुआ है, ग्लूटामिन दिया हुआ है। एस्पेरेजिन कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, एस्पेरेटिक एसिड से बनेगा, और ग्लूटामिन जो अमाइड है वो कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। और इसी के जैसे अमाइड्स में हमने ज्यादा नाइट्रोजन कैरी की, इसी के जैसे एक यूरिड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। यूरिड्स किस में होता है, सोयाबीन में यूरिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और यूरिड्स का फिर से वही काम है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन कैरी करना। ठीक है, तो यहां पे अपना ये चैप्टर तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ। ठीक है, देखो ग्रोथ की एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन सेल या टिश्यू या ऑर्गन। सिंपल सी बात है, देखो मान लो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। ठीक है, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो वो परमानेंट इंक्रीज है, वो मेरी ग्रोथ है और वो एक परमानेंट इंक्रीज है। मतलब मेरी हाइट जो है वो कम नहीं हो सकती, बिल्कुल परमानेंट है। इंक्रीज हो सकती है पर डिक्रीज नहीं हो सकती, है ना। तो परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन सेल में या टिश्यू में या ऑर्गन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कौन सी होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, तो वही तो सारा सिस्टम बॉडी में कर रही है ना, वही तो ग्रोथ करवाएंगे, है ना। और इन प्रोसेस में एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस में किसका यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियो, है ना। हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी प्लांट फिजियो ही तो पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें यहां पे करनी है प्लांट्स की ग्रोथ की बात करनी है। ठीक है, एनिमल्स की ग्रोथ तो पढ़ेंगे नहीं प्लांट फिजियो में, कौन सी करेंगे, ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी किया था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो पूरी जिंदगी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, है ना। हमने बात की थी कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, बट प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, पूरी जिंदगी होती है ना। और क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्लांट में सर्टेन लोकेशन पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, और इसी मेरिस्टम की वजह से प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। ठीक है, देखो एक सिंपल सा फंडा बना लो, जहां भी ये वर्ड आ जाए ना मेरिस्टम, उसका मतलब है सेल क्या है, बहुत ज्यादा डिवाइड कर रही है ना। मेरिस्टम वर्ड आते ही हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मेरिस्टम मतलब डिवाइडिंग सेल, बात इतनी खत्म है। ठीक है, अब देखो इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ओपन फॉर्म मतलब पूरी जिंदगी जो ग्रोथ है ओपन है पूरी, है ना। ऐसे याद रखना इसको कि पूरी जिंदगी अगर ग्रोथ ओपन है, थ्रू आउट लाइफ है, तो हो जाएगी क्या, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब देखो एक प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये
ऑलरेडी हम क्या है प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ कैसी होगी, जो प्लांट के इनिशियल फेज है ना, प्लांट के बचपन में जो स्टार्ट होगी ना, इसमें प्लांट क्या करेगा, अपनी लेंथ बढ़ाएगा, प्लांट इलोंगेशन, अपनी लेंथ बढ़ाएगा ना। रूट एपिकल मेरिस्टम जो रूट की लेंथ बढ़ाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम जो शूट की लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। और इधर अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, प्लांट लेंथ की बजाय क्या बढ़ाएगा, अपनी विड्थ बढ़ाएगा, अपनी गर्थ बढ़ाएगा, अपनी मोटाई बढ़ाएगा, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ की वजह से क्या कर रहा है प्लांट, अपनी लंबाई लेंथ बढ़ा रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से अपनी मोटाई बढ़ा रहा है, ठीक है। और हमने किया था कि सेकेंडरी ग्रोथ कहां कहां पे होती है, डाइकोट्स में होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है, डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म में, है ना। और आपने देखा होगा कि मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स ज्यादा मोटे नहीं होते, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है ना। और ये किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। लेटरल मेरिस्टम देखो नाम से ही पता लग रहा है, लेटरल मतलब जो लेटरल ग्रोथ कराएगा, विड्थ बढ़ाएगा, है ना। और हमने बात की थी प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में कि वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इसमें आएंगे, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम कहां यूज हुए थे, अपने सेकेंडरी ग्रोथ में। अब नेक्स्ट है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, और अब हम बात कर रहे हैं कि उस एक सेल में ग्रोथ कैसे होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर एक सेल की बात करें तो उसमें ग्रोथ की एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही रीजन है, क्या है कि उसमें अगर उस सेल में अगर प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि उस सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, मान लो मैं बोल दूं कि आप मेजर करके बताओ कि उस सेल में कितनी ग्रोथ हुई, है ना। अब यहां दिक्कत क्या है, प्रोटोप्लाज्म को तो डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, है ना। प्रोटोप्लाज्म को तो हम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते, तो ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हाउ टू मेजर ग्रोथ, कैसे करेंगे, फ्रेश वेट से या ड्राई वेट से या लेंथ से या एरिया से या वॉल्यूम से या सेल नंबर से, है ना। जिसमें जैसा सूटेबल होगा वहां पे वो यूज कर लेंगे, है ना। जिसमें जैसा सूटेबल होगा उसका मतलब क्या है, देखो अगर मेज रूट की बात करें, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, अगर मेज रूट की बात करें तो मेज रूट में हर एक घंटे में, मेज रूट में हर एक घंटे में 17,500 नई सेल्स जो है वो जुड़ जाती है, नई सेल जो है वो बन जाती है ना। तो हमने सेल नंबर की ग्रोथ देख ली कि इतनी ग्रोथ हो रही है एक घंटे में, ठीक है। और वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन में क्या है, साइज के बेसिस पे ग्रोथ चेक कर रहे हैं हम कि वाटरमेलन का जो साइज है वो कितने तक बढ़ सकता है, 3.5 लाख गुना, 3.5 लाख टाइम्स तक बढ़ सकता है, ठीक है। और पोलन ट्यूब की बात करें तो पोलन ट्यूब तो कॉमन सेंस है, लंबी लंबी सी होती है, तो पोलन ट्यूब में हम ग्रोथ कैसे चेक करेंगे, लेंथ के बेसिस पे कि कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, और उसी के बेसिस पे क्या है अब ग्रोथ चेक कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रोथ फेज, ठीक है। देखो ग्रोथ फेज यहां पे हमारे पास 3 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ग्रोथ फेज अपने पास 3 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब देखो बिल्कुल इनके नाम से ही सारी बातें कवर हो जाएंगी। देखो मेरिस्टम, मैंने बोला था कि मेरिस्टम वर्ड आते ही क्या याद रखना है, डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टम आते ही डिवाइडिंग सेल। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में डिवाइडिंग सेल कैसी होंगी, डिवाइडिंग होंगी, बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे, है ना। रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, रूट की तरफ डिवाइड करेंगी, शूट की तरफ मतलब प्लांट की क्या है, लंबाई बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगी उनकी कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनमें प्रोटोप्लाज्म रिच होना चाहिए, क्योंकि उसको खाने पीने के लिए अच्छा सामान चाहिए ना, डिवाइड करेंगी तो, और उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होना चाहिए। अब देखो जो सेल डिवाइड कर रही है उसका न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा लेन देन होता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो उसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है लार्ज होना चाहिए, और सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। देखो अगर सेल वॉल इसमें सेकेंडरी हो जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो सेल वॉल अगर हार्ड हो जाएगी तो सेल को डिवाइड करने में क्या है, दिक्कत आएगी। तो इसलिए सेल वॉल कैसी है, प्राइमरी होनी चाहिए। और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा मतलब खाने पीने का सामान और भी मटेरियल जो है वो इधर से उधर जल्दी जल्दी जाता रहे, इसलिए अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। नेक्स्ट है एलोंगेशन फेज। अब नाम से ही पता लग रहा है एलोंगेशन मतलब इसमें सेल की क्या होगी, एनलार्जमेंट होगी, है ना, एक तरीके से एनलार्ज करेंगी सेल, ठीक है। और इस टाइप की सेल में क्या होता है, वैक्यूल ज्यादा होते हैं। और सेल वॉल देखो यहां पे सेल वॉल कैसी थी, प्राइमरी हो रही थी, है ना, यहां पे कैसी थी, प्राइमरी। अब सेल वॉल में क्या है, डिपोजिशन होती जा रही है, डिपोजिशन होती जा रही है, और सेल वॉल यहां पे डिपोजिशन हुई और यहां पे सेकेंडरी की तरफ पहुंचती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है ये मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है कि सेल पूरी मैच्योर हो चुकी है, सेल अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, मतलब सेल अटेन्स मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज जब भी तो अटेन करेंगी जब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। और सेल वॉल क्या है, थिक हो चुकी है। देखो सेल वॉल यहां पे प्राइमरी थी, फिर यहां पे डिपोजिशन होती गई और यहां तक क्या होगी, सेल वॉल थिक हो चुकी है, बिल्कुल थिक हो चुकी है, मतलब
मतलब वो डिवाइड करने में अब दिक्कत आएगी, अब डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होने लग जाती है। देखो यहां पे हमें प्रोटोप्लाज्म चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से चाहिए था, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही थी, है ना, और यहां पे सेल डिवाइड नहीं करेंगी इसके बाद, तो यहां पे प्रोटोप्लाज्म में भी क्या है, मॉडिफिकेशन होने लगी, मॉडिफिकेशन होने लगी। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखो हमने पढ़ा था कि जाइलम में ट्रैकीड और वेसल होती हैं, और वो किस काम आती हैं, वाटर को कंडक्ट करने के काम आती है। तो ट्रैकीड वेसल में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, वाटर की कंडक्शन करवानी है, ठीक है। तो जैसा भी फंक्शन होगा सेल्स का मैच्योर होने के बाद, है ना, मैच्योर होने के बाद सेल्स का जैसा भी फंक्शन होगा उसी टाइप से उसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो हमारे पास ब्लैक कलर की दो स्ट्रिप थी, हमारे पास ब्लैक कलर की दो स्ट्रिप थी, एक थी 2 सेंटीमीटर वाली और एक थी 5 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। अब मैं अगर बोल दूं कि इन दोनों में 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, ठीक है, हमारे पास एक 2 सेंटीमीटर थी, एक 5 सेंटीमीटर थी ब्लैक, और इन दोनों में क्या है, ब्लू कलर की 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, ठीक है। देखो अब अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें तो दोनों में बिल्कुल इक्वल है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, इसमें भी 2 सेंटीमीटर की ही ग्रोथ हुई, एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की इक्वल है ना। और अब रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, रिलेटिव ग्रोथ की, तो देखो ये ओरिजिनली कितना था, 2 सेंटीमीटर, और फाइनल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, मतलब सीधा सीधा डबल हो गया, सीधा सीधा ये ओरिजिनल से डबल हो चुका है। और ये ओरिजिनली कितना था, 5 सेंटीमीटर, और फाइनल कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर, मतलब ये सिर्फ 5 से 7 सेंटीमीटर, मतलब देख लो अब कितनी परसेंट इसमें ग्रोथ हुई है, और इसमें सीधा सीधा डबल हो गया। तो रिलेटिव ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखो 3 वर्ड आते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। हम बिना बात पे इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या था, क्यों था, कैसे था, ठीक है। एक सिंपल सा देसी मेथड लगाएंगे और अपनी सारी कंफ्यूजन दूर, ठीक है। देखो ये एक छोटा सा बच्चा था, ये बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, उसमें सेल्स क्यों जो होंगी वो डिवाइड करेंगी, है ना, वो ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। और वो ये बड़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया था, ठीक है। अब देखो वो बड़ा होगा तो वो कुछ तो बनेगा ना, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या पायलट बनेगा या क्रिकेटर बनेगा, वो कुछ तो करेगा ना, ठीक है। तो देखो सेल ने ग्रो किया, ग्रो किया, ग्रो किया, अब वो मैक्सिमम ग्रो कर चुकी है, और अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल ये इंसान अब क्या है, ये बड़ा हो चुका है, अब ये या तो फॉर एग्जांपल ये इंजीनियरिंग करेगा, तो ये इंजीनियरिंग इसका पर्टिकुलर फंक्शन है, अब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो चुका है, ये डिफरेंशिएट हो चुका है, अब ये फर्दर ग्रो नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए देखो सेल ग्रो की और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ये अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये अपनी इंजीनियरिंग जो है वो करता जा रहा है, ठीक है। पर इसको बहुत सालों बाद लगा कि यार क्या बोरिंग जिंदगी चल रही है कि हर टाइम वही इंजीनियरिंग है ना। तो इसका क्या मन किया कि यार दोबारा से अगर मैं बच्चा बन जाऊं कुछ दिन के लिए तो मजा आ जाए, है ना। इसका क्या मन किया कि थोड़े दिन के लिए मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊं तो मजा आ जाए, तो इसने क्या किया, डी का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, है ना, डी का मतलब होता है ब्रेक करना। तो इसने क्या की, डी डिफरेंशिएशन की, मतलब जो डिफरेंशिएशन हो चुकी थी इसने उसको ब्रेक कर दिया, और ये थोड़े दिन के लिए दोबारा से बच्चा बन गया, मतलब दोबारा से क्या है, ये ग्रोथ कर सकता है, समझ रहे हो ना एक एक बात, ठीक है। अब क्या है, इसके जो भी थे, अब जॉब कर रहा था, कंपनी में जॉब कर रहा था, अब कंपनी वाले इतनी छुट्टी तो देंगे नहीं इसको, ये हमेशा बच्चा बना रहे, ना। तो कंपनी से लेटर आया कि भाई जल्दी आ जा, तेरे को बहुत दिन हो गए आराम करते, रेस्ट करते, बच्चा बने हुए तेरे को बहुत दिन हो गए, अब जल्दी से आ जा कंपनी में। तो ये क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट हो गया, फिर से अपनी इंजीनियरिंग करने लग गया। तो क्या है, री मतलब दोबारा से ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अब इसी सिस्टम को क्या है, प्लांट सेल्स से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। देखो प्लांट सेल थी, प्लांट सेल ने क्या किया, ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, और वो क्या है, मैच्योर हो चुकी है। अब मैच्योर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो गई, तो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे वाटर कंडक्शन के या फूड कंडक्शन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए अपने अपने अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल क्या है, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। पर फिर क्या हुआ, कुछ सेल्स क्या है, कुछ सेल बोल रहे हैं कि यार नहीं यार दोबारा से हमको डिवाइड करने का थोड़ा मन कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दिया, डी डिफरेंशिएशन, मतलब वो फिर से डिवाइड कर सकती, पर वो हमेशा नहीं कर सकती, फिर से दोबारा क्या हो जाएंगी, वो री डिफरेंशिएट हो जाएंगी, फिर से वो क्या हो जाएंगी, री डिफरेंशिएट हो जाएंगी, मतलब वो फर्दर फिर से डिवाइड नहीं कर सकती।
अब एक टॉपिक आता है प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से खुद का ही एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में क्या होगा, हमारी बॉडी से क्या होगा, पसीना निकलेगा, और फिर सर्दियां आ जाएंगी तो सर्दियों में क्या होगा, हमारी बॉडी में शिवरिंग होगी, कंपन होगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है, गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, देखो फॉर एग्जांपल आप जब 5 साल के थे, तो आप इतना तेज नहीं भाग सकते थे, ठीक है। और आप थोड़े बड़े हो चुके हो तो आप ज्यादा तेज भाग सकते हो, है ना। तो ये फेज ऑफ लाइफ पे होगा कि जब एज कम थी तो कुछ अलग चीजें थी, तो एज ज्यादा हो गई तो कुछ अलग चीजें आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स में, हमने अभी तो अपना एग्जांपल लिया समझने के लिए, पर प्लांट्स में क्या है, हेट्रोफिली, प्लास्टिसिटी में हेट्रोफिली देखने को मिलती है। देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली फाइलोटैक्सी याद करो, फिली का मतलब होता है लीव्स, है ना। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स, तो डिफरेंट लीव्स। अब डिफरेंट लीव्स क्यों दिख सकती है, एनवायरमेंट की वजह से दिख सकती है, और फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से दिख सकती है, फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से दिख सकती है, ठीक है। अब एनवायरमेंट की वजह से किस में दिखेंगी, बटर कप में दिखेंगी, बटर कप में दिखेंगी, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब देखो बटर कप जो है, बटर कप के प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं। और यही सेम प्लांट अगर वाटर पानी में आ जाए तो लीव्स कैसी, ऐसी दिखने लग जाती है एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल फेजेस ऑफ लाइफ या बोलो एज की वजह से क्या होगा, और ये किस में दिखेंगी, कॉटन में, कोरिएंडर में और लार्ज कप में, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो जुवेलाइन मतलब जब वो बच्चा है, जब वो छोटा सा है तो लीव्स की शेप कुछ ऐसी है, जब वो अडल्ट यानी बड़ा हो गया तो लीव्स की शेप क्या है, चेंज हो गई, है ना। सिंपल सी वही है कि एनवायरमेंट की वजह से लीव्स अलग अलग तरीके की दिखती है, हेट्रोफिली, और फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से भी लीव अलग अलग से दिख रही है, ठीक है। एनवायरमेंट में एग्जांपल क्या है, बटर कप, और फेजेस ऑफ लाइफ में क्या है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्स पर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्रोथ रेट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखा देता हूं, ठीक है। देखो कौन सी है, अर्थमेटिक ग्रोथ है और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। पहले देखते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, मान लो हमारे पास ये एक सेल है, अब ये डिवाइड करे तो क्या बना देगी, 2 सेल बना देगी। अब इन 2 सेल में से क्या हो जाएगा, ये एक सेल हो जाएगी कांस्टेंट, और दूसरी क्या करेगी, फर्दर डिवाइड करेगी, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड करेगी, अब टोटल कितनी होगी, 3 सेल होगी। अब 3 सेल में से क्या होगा, 2 कांस्टेंट हो जाएंगी, एक फर्दर डिवाइड करेगी। अब टोटल सेल कितनी होगी, 1 2 3 4। अब इनमें से क्या होगा, एक फर्दर डिवाइड करेगी और ये एक कांस्टेंट रह जाएगी। मतलब सिंपल सा फंडा है, एक ही सेल आगे डिवाइड करेगी और दूसरी क्या है, अपनी कांस्टेंट होती जाएगी, और एक क्या है, डिवाइड करती जाएगी। इतना सा सिंपल सी बात है। और ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक में तो हमें पता है, ऐसे समझो इसको कि एक सेल थी, उससे बनी 2, और 2 से इधर क्या बनी, इसने 2 बना दी, इसने 2 बना दी, और फिर इसने 2, इसने 2, इसने 2, इसने 2, है ना। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे 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 ज्योमेट्रिक, मतलब ये फिर एक्सपोनेंशियली हो जाएगी ना, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। अब देखो अरिथमेटिक ग्रोथ का ये ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये टाइम इधर बढ़ता जा रहा है और इधर हाइट ऑफ प्लांट, एक तरीके से ग्रोथ इधर होती जा रही है, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या है, ये जो हाइट है ये 0 टाइम पे है, ये जो प्लांट की हाइट है ये 0 टाइम है। फिर क्या है, एक तरीके से लीनियर, जो प्लांट की हाइट है वो टाइम के साथ एक तरीके से लीनियर रिलेशनशिप शो करती जा रही है, लीनियर नहीं बढ़ती जा रही है, यानी ये अरिथमेटिक ग्रोथ है ना। मतलब एक्सपोनेंशियली चीजें नहीं चल रही, लीनियर चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राफ देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, ठीक है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले है लैग फेज, मतलब कम ग्रोथ होगी, कम ग्रोथ। फिर क्या है, एकदम इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, एकदम, है ना। मैंने बोला था ना 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एकदम एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ जाएंगी एकदम, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। अब ये इतना एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, इतनी ज्यादा ग्रोथ के बाद आपने और भी कहीं देखा होगा, इस टाइप का ग्राफ देखा होगा कि फाइनली एक स्टेशनरी फेज आता ही है ना। फाइनली एक स्टेशनरी फेज आता ही है, जहां पे ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। और इस टाइप की कर्वों को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व या एस कर्व या सिग्मोइड कर्व, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल की। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस से याद आएगा जाइलम डिफरेंशिएशन, पर से याद आएगा पार्थेनोकार्पी, आदित्य एडी से याद आएगा एपिकल डोमिनेंस, सेलिना से याद आएगा सेल डिवीजन, रोज से याद आएगा रूटिंग, और फ्लावर से फ्लावरिंग।
देखो गिब्रेलिन हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GBR, ठीक है। गिब्रेलिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, GBR। इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो G से हमें क्या क्या याद आएगा, G फॉर गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन, शुगर केन जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग्रेप्स जहां भी आगे आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है गोभी, गोभी हिंदी में गोभी है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कैबेज, तो कैबेज जहां भी दिख गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रोसरी, ग्रोसरी से याद रखना है मार्केट पीरियड, मार्केट पीरियड कौन इंक्रीज करता है, गिब्रेलिन। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बी से देखो बोल्टिंग इफेक्ट, जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी माल्टिंग प्रोसेस, जहां भी आ गया कि कौन सा हार्मोन यूज होता है तो आंसर है गिब्रेलिन। नेक्स्ट है आर से रोजेट हैबिट, रोजेट हैबिट जहां भी पूछ लिया गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। एक एक पॉइंट पूरा एनसीईआरटी का कवर हुआ है अपना। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन। मतलब एक बात तो क्लियर है कि साइटोकाइनिन क्या कराएगा, सेल डिवीजन। अब कहां पे कराएगा, देखो सेल डिवीजन इन शूट पार्ट, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट क्या होता है, जमीन से नीचे, और शूट पार्ट क्या होता है, जमीन से ऊपर। तो जमीन से ऊपर प्लांट के किसी भी पार्ट के आगे लिख दिया उन्होंने सेल डिवीजन तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब देखो एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट एक एक लाइन कैसे कवर करेंगे, देखो सेल डिवीजन इन शूट बड्स, आंसर साइटोकाइनिन, क्योंकि शूट यहां पे लिखा ही आ गया। सेल डिवीजन इन लीव्स, अब लीव्स कैसा पार्ट है, शूट पार्ट है, और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो आंसर है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन लेटरल शूट्स, अब यहां पे ऑलरेडी आ गया शूट्स आ गया तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कैसा पार्ट है, शूट, मतलब जमीन से ऊपर का पार्ट है, और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी शूट, जमीन से ऊपर का पार्ट है, और क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन एडवेंटिशियस शूट, फिर से शूट आ गया और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट याद रख लेना, लीफ सेनेसेंस, लीफ की सेनेसेंस, स्पेशली सेनेसेंस में स्पेशली लीफ की पूछ ली जाए तो लीफ कैसा पार्ट है, शूट का पार्ट है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस पे स्टार लगा लेना, इसको अलग से याद रख लेना। नेक्स्ट देखो अब्सिसिक एसिड यानी ABA, इसके फंक्शन को कैसे याद रखें, देखो जब भी घर के बाहर लड़ाई होती है या घर के बाहर बोल लो दंगे चल रहे हैं तो घर के दरवाजे कौन बंद करता है, घर के दरवाजे बंद करता है अब्बा, है ना, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अब्बा, अब्बा यानी फादर, जो अब्बा होते हैं वो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी घर के बाहर तनाव का माहौल चल रहा है तो अब्बा ने क्या किया, दरवाजे बंद कर लिए। तो सेम देखो, सेम इसी लाइन को चिपका देना है। डोर्स, डोर्स कैसे दिखते हैं, स्टोमेटा जैसे, जो स्टोमेटा होता है वो आपने देखा होगा डायग्राम में, वो दरवाजे जैसे ही तो होते हैं। तो ABA से हमें याद आएगा अब्सिसिक एसिड क्लोजेज स्टोमेटा इन स्ट्रेस। अब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है स्ट्रेस के माहौल में। और एक इसमें आगे ये भी याद रख लेना कि ABA इज इक्वल टू AGA, ABA यानी अब्सिसिक एसिड और AGA यानी एंटी गिब्रेलिक एसिड। जो ABA होता है वो एंटी गिब्रेलिक एसिड होता है। लास्ट है इथाइलिन। अब देखो इसको आप FM करके भी याद रख सकते हो, पर EMF ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें इथाइलिन भी कवर हो जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा बायो में यार, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E से याद आएगा इथाइलिन, M से मोटा, F से फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, फीमेलनेस। अब ये मोटा समझा देता हूं, मोटा मतलब लेटरल ग्रोथ, ये लेटरल ग्रोथ कराता है, वर्टिकल नहीं कराता, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है ना। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक जैसे लग रहे हैं ना, मोटा होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग मतलब मोटा होना, मतलब ऊपर को ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, ये साइड वाइज ग्रोथ करा रहा है। और F से हमें याद आ जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन एंड फीमेलनेस। फीमेलनेस किसमें, ककंबर में, याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो मैं आपको एक कॉमन सेंस की चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो जो एब्सिशन एंड सीनेसेंस हैं वो प्लांट के लिए हार्मफुल है, वो प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो जो PGR प्रमोटर होते हैं जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो क्या करेंगे, हार्मफुल चीज़ों को रोकेंगे, मतलब इनहिबिट करेंगे इनको, ठीक है। और जो इनहिबिटर हैं जैसे कि ABA, इथाइलिन, वो क्या करेंगे, हार्मफुल चीज़ों को बढ़ावा देंगे, एक तरीके से एब्सिशन एंड सीनेसेंस को बढ़ावा देंगे।
अब देखो किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी ट्रिक के थ्रू, ठीक है। अब हम करने वाले हैं हार्मोन के साइंटिस्ट या उसकी डिस्कवरी जो भी एनसीईआरटी में दिया है सब, ठीक है। अब वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई? देखो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में कुछ ऑब्जर्व किया। मैं रिपीट करता हूं, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल में कुछ ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व क्या किया? देखो ये है अपना कोलियोप्टाइल, ये है अपना कोलियोप्टाइल और इधर से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। इस डायरेक्शन से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। अब देखो जिस डायरेक्शन से सनलाइट आई उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑक्सिन की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सिन की, है ना। टिप ऑफ कोलियोप्टाइल में सनलाइट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हुई? ऑक्सिन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सिन की फॉर्मेशन हुई तो इस साइड की जो सेल है वो ज्यादा ग्रो कर जाएंगी, वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगी, वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और इस साइड की सेल में ऑक्सिन नहीं बना तो ये सेल क्या है? छोटी छोटी रहेगी, ठीक है। अब ये सेल साइज में बड़ी होगी तो ऐसे कॉमन सेंस लगाओ कि ये वेट में भी तो ज्यादा हो जाएंगी, वजन में भी तो ज्यादा होंगी, है ना। तो यहां पे वेट वजन ज्यादा हो गया तो ये कोलियोप्टाइल क्या है? उस साइड झुक जाएगा, ये कोलियोप्टाइल उस साइड झुक जाएगा। और कौन सी साइड है? सनलाइट की साइड में ये झुक जाएगा, है ना। सनलाइट की साइड में झुक जाएगा। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि आप प्लांट को रख दो तो वो सनलाइट की तरफ झुक जाता है। किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से, क्योंकि ऑपोजिट साइड में क्या बना? ऑक्सिन बना। तो ऑक्सिन की वजह से सेल यहां बड़ी बड़ी हो गई और बड़ी बड़ी सेल होने की वजह से ये सनलाइट की तरफ झुक जाता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि ऑक्सिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, ऑक्सिन कहां से आइसोलेट हुआ? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ठीक है। ऑक्सिन कहां से आइसोलेट हुआ? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। और किसने किया? एफडब्ल्यू वेंट ने किया, ठीक है। एफडब्ल्यू वेंट ने कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन को आइसोलेट किया। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो एनसीईआरटी में आगे एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ठीक है। अब आप यहां पे पक्का कंफ्यूज होने वाले हो कि यहां पे भी ऑक्सिन आइसोलेट हुआ, यहां पे भी आइसोलेट हुआ, ठीक है। अब यहां पे फर्क समझो। ह्यूमन यूरिन कहां से मिला है? एनिमल से। मतलब यहां ऑक्सिन कहां से मिला है? एनिमल से मिला है। और यहां कहां से? प्लांट से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, प्लांट ग्रोथ। तो ये फर्क समझो, ये फर्स्ट आइसोलेट ये एनिमल से हुआ है, ठीक है। और यहां किससे आइसोलेट किया? एफडब्ल्यू वेंट ने एक प्लांट से आइसोलेट किया, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑक्सिन जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, बहुत अच्छा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। ये अपना क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया है नेचुरल ऑक्सिन और ये सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल कौन से? IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड और IBA यानी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये दो क्या है? नेचुरल ऑक्सिन है। और सिंथेटिक ऑक्सिन के एग्जांपल क्या है? NAA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ऑक्सिन की डिस्कवरियां यहां पे खत्म हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने गिबरेलिन पे, ठीक है। अब गिबरेलिन में याद क्या रखना है? सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि बैकेने या फूलिश सीडलिंग डिजीज हुई थी, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं। देखो ऐसे, पहला क्वेश्चन गिबरेलिन के रिलेटेड कौन सी डिजीज है? बैकेने या फूलिश सीडलिंग डिजीज। दूसरा क्वेश्चन, ये डिजीज किस में हुई? राइस सीडलिंग्स में हुई। ये डिजीज किस में हुई? राइस सीडलिंग्स में हुई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि ये जो डिजीज हुई ये किसकी वजह से हुई? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एक फंगस जिसका नाम है गिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। देखो फिर से रिपीट करता हूं, गिबरेलिन के रिलेटेड हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि गिबरेलिन के रिलेटेड एक डिजीज थी, कौन सी? बैकेने या फूलिश सीडलिंग डिजीज। अब ये डिजीज किस में होती थी? राइस सीडलिंग्स में होती थी, राइस सीडलिंग्स में, ठीक है। और किसकी वजह से होती थी? एक फंगस की वजह से जिसका नाम है गिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिबरेलिन के रिलेटेड एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ई कुरोसावा, ठीक है। ई कुरोसावा ये साइंटिस्ट है गिबरेलिन के रिलेटेड। एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और एक्टिव सब्सटेंस क्या है? देखो ये जब डिजीज है, इस साइंटिस्ट ने इस डिजीज को ऑब्जर्व किया तो इसमें एक्टिव सब्सटेंस जो डिजीज कॉज कर रहा था वो कौन सा था? गिबरेलिक एसिड। वो कौन सा था? गिबरेलिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो गिबरेलिन के बारे में। देखो देयर आर मोर देन 100 गिबरेलिन। देखो फंजाई में और प्लांट्स में 100 से ज्यादा गिबरेलिन पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी नेमिंग कैसे है? GA1, GA2, GA3 एंड आगे GA4, GA5, GA6। सिंपल
सी बात है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना, वो क्या है, GA3। GA3 अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्रेलिक एसिड। याद रखना है कि GA3 जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब गिब्रेलिन अपना कंप्लीट है। अब बात की जा रही है किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल देसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ स्कूग। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ स्कूग। अब एफ स्कूग और उसके कोवर्कर ने टोबैको स्टेम में कुछ ऑब्जर्व किया। टोबैको की स्टेम में कुछ ऑब्जर्व किया। देखो इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स, उसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, ठीक है। टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। अब कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। देखो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, ये फर्दर डिवाइड करेगा, मतलब अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ये आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या किया कि कैलस के अंदर जो डिवीजन होगी यानी प्रोलिफरेशन होगी, वो खाली ऑक्सिन की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कैलस के अंदर जो प्रोलिफरेशन है या सेल डिवीजन है, वो खाली ऑक्सिन के इफेक्ट से नहीं हो सकती। ऑक्सिन के साथ साथ क्या दिया जाना चाहिए, इन तीनों में से कुछ दिया जाना चाहिए। तीन क्या है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए एंड वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, है ना। ऑक्सिन के साथ साथ इन तीनों में से भी कुछ दिया जाए तो कैलस में प्रोलिफरेशन या सेल्स की डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मिलर ने 1955 में ये सब देखा कि हाँ भाई यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या सिस्टम है ना, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस में हेल्प कर लिया। तो उसने क्या किया, उसने एक साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन के प्रमोट करने वाला, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला सब्सटेंस को क्या किया, एक तरीके से डिस्कवर किया, और उसका नाम क्या था, काइनेटिन। उसका नाम क्या था, काइनेटिन। देखो काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या सेल बोलो कि सेल का डिवीजन, काइनेटिन मतलब डिवीजन करने वाले सब्सटेंस को उसने क्या किया, आइसोलेट किया, एक तरीके से आइसोलेट किया, ठीक है। प्लांट में साइटोकाइनेसिस जैसी एक्टिविटी दिखाने वाला प्लांट में कौन सा मिला, जिएटिन मिला। प्लांट में जो नेचुरली पाया जाता है जिएटिन, और कहां से मिला, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क। अब ये दोनों क्या है, प्लांट है, तो प्लांट से पहला नेचुरली साइटोकाइनेसिस जैसी प्रॉपर्टी, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला कौन मिला, जिएटिन मिला, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ABA यानी अब्सिसिक एसिड में। देखो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मिड 1960s में क्या हुआ, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च चल रही थी ना, 3 अलग अलग रिसर्च चल रही थी, और 3 रिसर्च में हमें 3 चीजें मिली, क्या, इनहिबिटर B, अब्सिशन 2 एंड डोरमेन। इनहिबिटर B, अब्सिशन 2 एंड डोरमेन। अब लेटर बाद में पता चला कि इन तीनों का जो फंक्शन है लगभग सेम है, ये लगभग तीनों आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है। तो यहां से ABA की डिस्कवरी के बारे में ऐसा कुछ हुआ था, इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इथाइलिन के बारे में। देखो इथाइलिन का तो सिंपल सा फंडा होता है कि मैं खुद पका हुआ हूं, मैं औरों को भी पकाऊंगा, है ना। सिंपल सा फंडा है इथाइलिन में कि मैं खुद पका हुआ हूं और मैं औरों को भी पका दूंगा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है H.H. कजिन्स ने क्या कंफर्म किया कि राइपन्ड ऑरेंज मतलब पके हुए ऑरेंज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो कच्चे अनराइपन्ड बनाना को पका सकता है, मतलब राइप कर सकता है। सिंपल सी बात है, राइपन्ड ऑरेंज मतलब मैं पका हुआ हूं, मैं औरों को भी पका दूंगा, अनराइपन्ड बनाना को भी मैं पका दूंगा। अब एक टॉपिक आता है फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। देखो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और पीरियोडिज्म मतलब पीरियड, मतलब लाइट कितने टाइम के लिए मिल रही है, कुछ ऐसा इसका लेना देना है, ठीक है। अब देखो फोटो पीरियोडिज्म का सीधा इफेक्ट किस पे होता है, फ्लावरिंग के ऊपर, कि फ्लावरिंग कितनी जल्दी हुई, कितनी लेट हुई, कितनी अच्छी हुई, ठीक है। अब देखो हमने एक परसेप्शन बना रखी है कि हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि प्लांट को, हमें बचपन से पता है कि प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो हमने एक परसेप्शन बना ली कि प्लांट का लेना देना सिर्फ और सिर्फ लाइट पीरियड के साथ होता है, पर यह बिल्कुल गलत है। प्लांट के ऊपर डार्क पीरियड का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि प्लांट के ऊपर, प्लांट जो फ्लावरिंग करेगा ना, उस पर लाइट पीरियड का भी फर्क पड़ता है प्लस डार्क पीरियड का भी फर्क पड़ता है ना। और हमने परसेप्शन क्या बना रखी है कि डार्क पीरियड का तो क्या ही लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ लाइट का लेना देना होता है, पर दोनों का फर्क पड़ता है। दोनों का कैसे फर्क पड़ता है, दियर रिलेटिव ड्यूरेशन की लाइट कैसे मिल रही है,
डार्क कैसी मिल रही है, इनकी आपस में रिलेटिव ड्यूरेशन कैसी है, उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये प्लांट अपने पास 3 टाइप के आगे, कैसे कैसे आगे देखो, जो एक मान लो एक क्रिटिकल टाइम फिक्स कर दिया, मान लो 7 घंटे हमने फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 7 घंटे क्या है, क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। अब ऐसे प्लांट जिनको 7 घंटे यानी क्रिटिकल टाइम से ज्यादा टाइम तक लाइट चाहिए, वो क्या हो जाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट। सिंपल सी बात है, लॉन्ग डे मतलब डे में क्या होती है, दिन में क्या होती है, धूप निकलती है, धूप मतलब लाइट, तो लॉन्ग डे मतलब उनको लाइट ज्यादा चाहिए। और शॉर्ट डे मतलब रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटा है तो रातें लंबी, मतलब उनको क्रिटिकल टाइम से कम लाइट चाहिए, ठीक है। और ऐसे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनकी फ्लावरिंग का और लाइट का कोई लेना देना ही नहीं है, जिनकी फ्लावरिंग का और लाइट का कोई लेना देना नहीं हो, वो कौन से हो जाएंगे, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। अब इसी में एक चीज आती है, देखो इसी में एक चीज, इसी टॉपिक में एक लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में कि लीव्स के अंदर एक हार्मोन बनता है, लीव्स के अंदर एक हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन बहुत सिंपल है, देखो फ्लावरिंग के ऊपर लो टेम्परेचर का इफेक्ट, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फ्लावरिंग के ऊपर लो टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। अब फ्लावरिंग को ये कैसे इफेक्ट करेगा, क्वालिटेटिवली भी कर सकता है एंड क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वालिटेटिव मतलब किस क्वालिटी के फ्लावर आएंगे, कितने मोटे आएंगे, कितने कलरफुल आएंगे, कितना अच्छा उनका कलर होगा, है ना, मतलब फ्लावर की क्वालिटी को भी इफेक्ट करेगा और क्वांटिटी को भी, मतलब कितने ज्यादा फ्लावर आएंगे, कितने कम फ्लावर आएंगे, क्वांटिटेटिवली, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या दिए मैं अपनी एनसीईआरटी में, विंटर वैरायटीज ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राई, ठीक है। और बायनियल प्लांट्स कौन से, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। बायनियल प्लांट क्या होते हैं, देखो बाय मतलब दो साल में क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, तो 2 साल ही जी पाएंगे, ठीक है, वो होते हैं अपने बायनियल प्लांट। नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सीड डोरमेंसी मतलब सिंपल सी बात है, सीड जो है वो सो गया, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, वो एक तरीके से छुप के सो चुका है, ठीक है। सम सीड्स फेल्स टू जर्मिनेट, देखो सम सीड्स फेल्स टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, मतलब बाहर की जो कंडीशन है, मतलब हवा पानी भी उसका आप अच्छा दे रहे हो, है ना, बहुत अच्छी खाद भी दे रहे हो, पर फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो डोरमेंट हो चुका है, सीड सो चुका है, ठीक है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, हार्ड सीड कोट, है ना, सीड कोट अगर बहुत हार्ड हो जाए तो वो क्या है, अंदर से जो एम्ब्रियो अपना है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा, ग्रो कर ही नहीं पा रहा, जर्मिनेट हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इनहिबिटर, अगर सीड के अंदर केमिकल्स इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, सीड डोरमेंट हो सकता है। कौन से केमिकल इनहिबिटर्स, अब्सिसिक एसिड्स, फिनोलिक एसिड्स, पैरा अस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस सीड डोरमेंसी को ठीक करने का क्या तरीका है, इस सीड डोरमेंसी को ठीक करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके से भी ठीक हो सकती है और मैन मेड मतलब हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन यूजिंग नाइफ्स, सैंड पेपर, मतलब उसको आप मैकेनिकली उसको फोर्स लगा के उसका क्या कर रहे हो, उसको एक तरीके से तोड़ रहे हो कि वो बाहर जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। विग्रस शेकिंग, बहुत तेजी से उसको किसी मशीन में डाल के हिला दिया कि उसका सीड कोट थोड़ा टूट जाए और वो बाहर निकला है, ठीक है। और नेचुरली कैसे, माइक्रोबियल एक्शन, मान लो बैक्टीरिया फंजाई उस पर एक्ट करेंगे तो सीड कोट को वो एक तरीके से क्या मान लो कि तोड़ देंगे, है ना, और वो जर्मिनेट हो जाएगा। और थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, की एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। अब वो एंजाइम्स अगर सीड कोट को क्या कमजोर कर दें तो भी जर्मिनेट आगे हो सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनहिबिटरी। अब जो देखो ये तो अभी तक हमने किए सीड कोट पे अटैक कर रहे हैं, अब ये इन केमिकल्स पे कैसे अटैक करें, इन केमिकल्स पे कैसे अटैक करें, इनको रिमूव किया जा सकता है कैसे, चिलिंग कंडीशन, है ना। चिलिंग कंडीशन मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा ठंड दे दी, है ना, तो क्या होगा, ये केमिकल जो है अपने रिमूव हो जाएंगे। और कैसे इन केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं कि सर्टेन केमिकल्स का यूज करते हैं ना, केमिकल्स को हम केमिकल से ही मारेंगे, जैसे गिबरेलिक एसिड का यूज कर लेंगे, नाइट्रेट्स का यूज कर लेंगे, इनका यूज करने से ये केमिकल क्या है, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी सीड डोरमेंसी अपनी टूट सकती है, जैसे लाइट एंड टेम्परेचर और अदर मेथड टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, मतलब हम लाइट का और टेम्परेचर का कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे कि सीड डोरमेंसी जो है अपनी ओवरकम हो जाए, ठीक है। यहां पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।